एक है जमी, एक है जमी, तो जाति क्या धर्म क्या, रोशनी जहां भी हो रोशनी का साथ दो। क्या खुदा का वास्ता, क्या बुतों का वास्ता, आदमी के वास्ते सिर्फ आदमी का साथ दो। इंसान परस्ती के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए मेरा सिर्फ उन लोगों से आग्रह है, अनुग्रह है, अनुकंपा है, विनय है, विनती है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि भाइयों हमें इकट्ठा होना होगा और आज सरदार भगत सिंह के ख्वाब का, सरदार भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना होगा जो उन्होंने सोचा होगा। हमें बंदूक की क्रांति नहीं करनी है, हमें विचारों की क्रांति करनी है और जगह घर घर तक, कोने कोने तक हमें ये विचार फैलाने हैं। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है और मैं इंजीनियर दिल्ली मेट्रो, वहाँ से मैंने सर्विस छोड़ी और अभी यहाँ पर सामाजिक कार्य के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो आज एक महापुरुष शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जन्मदिन है। महान क्रांतिकारी शहीद आजम जो शहीदों का मुखिया है उसका जन्मदिन है और हम आज उस जन्मदिन पर एक ऐसे महापुरुष की विचारधारा से वाकिफ़ कम हैं जहां पर लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है। मेन चीज़, जब शहीद भगत सिंह का नाम आता है तो लोग जो है वेपन और वायलेंस का नाम लेते हैं या बंदूक का नाम लेते हैं या मूंछों पर ताप देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरदार भगत सिंह को अच्छी तरह से लोगों ने नहीं समझा है। सरदार भगत सिंह को समझने के लिए मूलतः उनको पढ़ना पड़ेगा, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भगत सिंह खुद एक बहुत अच्छे लिसनर रहे हैं, बहुत अच्छे रीडर रहे हैं और उन्होंने कम उम्र में ही, बचपन में ही 30 से अधिक पुस्तकें बचपन में पढ़ी हैं और अरेस्ट होने से पहले, जब उनको सैंडर्स केस में जो है जेल में डाला जा रहा था, उससे पहले उन्होंने लगभग 250 से अधिक पुस्तकें पढ़ी हैं और फिर जेल में लगभग 2 साल वो जेल में रहे। उसके बाद भी उन्होंने 300 से अधिक पुस्तकों का अध्ययन किया। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्तित्व जो इतनी कम उम्र में इतनी सारी नॉलेज ले रहा है, इतने तर्क पैदा कर रहा है, वो खुद कहते हैं कि मैं इसीलिए पढ़ रहा हूं कि मेरे अंदर तर्क पैदा हो, क्योंकि तर्क जो है ज्ञान से आता है और ज्ञान पुस्तकों से आता है। इसीलिए उन्होंने लेनिन को पढ़ा, मार्क्स को पढ़ा और दुनिया के महान क्रांतिकारी लोगों को पढ़ा, रूसी क्रांति को, फ्रांसी क्रांति को और दुनिया में हो रही बहुत सारी गतिविधियों को इस बारे में जाना है। ये शहीद आजम भगत सिंह कोई मामूली पर्सनालिटी नहीं है, कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं है। इनको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पंजाबी और बंगाली और उर्दू तक की भाषाओं का 6 से 7 भाषाओं का तक का ज्ञान था। उन्होंने लिखा भी है और कुछ अच्छे शायर भी थे, अपने भाई के लिए पत्र भी लिखते हैं, उन्होंने लिखा है। और जब सरदार भगत सिंह का नाम आता है तो सरदार भगत सिंह लोग जो है उसको एक हिंसा से या मारकाट से या उपद्रव से या उग्रता से जोड़ देते हैं। लेकिन किसी ने नहीं जाना कि जो व्यक्ति इतने कम उम्र में, मात्र 23 साल की उम्र में, मैं नास्तिक क्यों हूं जैसा लेख लिखता है, इतनी कम उम्र में जो मैं नास्तिक क्यों हूं, उसने पूरे होश हवास में लिखा है कि मैं इसे किसी प्रेशर में, किसी दबाव में या किसी आलोचना में या किसी स्वार्थ के वशीभूत या किसी उसके वशीभूत में इस कार्य को नहीं कर रहा हूं। मैं पूरी स्वतंत्र विचारधारा, स्वच्छंद होकर के बोल रहा हूं कि दुनिया में ईश्वर नाम कोई चीज नहीं है। ये आदमी इतना अध्ययन करने के बाद ऐसा व्यक्तित्व निखर आता है जो आदमी कहता है कि मेरी कलम इस कदर वाकिफ है, मेरी कलम इस कदर वाकिफ है मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। जो आदमी इतनी अच्छी पर्सनालिटी इसके बारे में ऐसा बोलता है तो आदमी मतलब कोई महान छोटा मोटा नहीं है। लोगों ने उसको सीमित दायरे में कर दिया है, सीमित कर दिया है। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि सरदार भगत सिंह के विचारों को अच्छे से पढ़ा जाए। उन्होंने लिखा है, जब बाबा साहब जब सरदार भगत सिंह की फांसी पर उन्होंने अपने जनता पत्र में, जनता में लेख लिखा, उन्होंने लिखा कि 3 बलिदान, और उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा घोर अन्याय हुआ है। इधर रामास्वामी पेरियार साहब भी उसी विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने भी अपने पोदी आरसू नाम के पत्र में या लेख में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि आज ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो इस देश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर, जिसको दुख न हुआ हो सरदार भगत सिंह की फांसी पर। सरदार भगत सिंह इतनी कम उम्र में फांसी दी जाती है। लोगों ने इस बात को इतने कम मतलब मूल्यांकन किया है। इस मूल्यांकन का किसी ने जो है बड़े विस्तार उसमें एनालिसिस नहीं किया है। जो भगत सिंह लिखते हैं, खुद सरदार भगत सिंह अपने भाई के लिए पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि भाई कुलतार, अपने आप को संभालना और मैं इस दुनिया में, इस देश में, इस समाज में आया हूं तो कुछ बदलाव के लिए आया हूं। मेरा मन करता है इसमें बदलाव किए जाए। तो उन्होंने लिखा है कि तपा कर इल्म की, ऐसे शायर, मतलब उर्दू के शायर हैं वो, उर्दू के अल्फाज उन्होंने प्रयोग किए हैं, संस्कृत के भी और पंजाबी भाषा पर उनका कमांड रहा है। तो वो आदमी इतना मतलब कम उम्र में ऐसे व्याख्यान दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जो अली मोहम्मद जिन्ना 1923 में एक मीटिंग में बोलते हैं कि अछूतों को हिंदुओं में और मुसलमानों में बांट दिया जाए, तो उसके खिलाफ उन्होंने एक पत्र लिखा, एक लेख लिखा सरदार भगत सिंह ने, अछूतों की समस्या, अछूतों का समाधान, अछूतों पर। उन्होंने कहा कि उठो वीरो जागो और
और अपना मुकाबला करो और इस देश पर, संपत्ति पर, जमीन पर, जायदाद पर अपना क्या नाम है हिस्सा मांगो। ये सरदार भगत सिंह के विचार हैं अछूतों के लिए। जो अछूत एक जहां पर उनकी गोद में कुत्ता बैठ सकता है लेकिन क्या नाम है एक मनुष्य नहीं बैठ सकता है, इसके खिलाफ सरदार भगत सिंह ने बेबाक तरीके से जो है बगावत की है, विचारों की बगावत की है। लोग उनको बंदूक की राजनीति से संबंध जोड़ते हैं लेकिन भगत सिंह जो विचारों की क्रांति पर जो है क्या नाम है बाहर निकल के आते हैं। विचारों की क्रांति से कहते हैं कि बंदूक के दम पर क्रांति नहीं हो सकती है, वो कहते हैं कि विचारों के दम से ही दुनिया में कोई भी क्रांति हो सकती है। लेकिन क्रांति की एक परिभाषा है, वो सबसे पहले सामाजिक क्रांति को रखते हैं। सामाजिक क्रांति ही जो है दुनिया में परिवर्तन करती है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को कोट करते हुए, इधर शिवाजी महाराज को कोट करते हुए, गुरु गोविंद सिंह कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने जो आक्रांता लोग बनाए थे वो आप ही लोग थे, आप ही अछूतों ने जो है उनकी सेना में जो है क्या नाम है भर्ती हुए। इधर छत्रपति शिवाजी महाराज जो शिवाजी महाराज बने वो भी अछूतों के दम पर बने। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि 1.25 से 1 लड़ाऊं, ऐसे आक्रांता पैदा कर दी, ऐसे विक्रांता पैदा कर दिए। तो सरदार भगत सिंह यहां कहते हैं मेरा मकसद है कि इस विचारधारा को, सरदार भगत सिंह विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को, रामास्वामी पेरा विचारधारा को, अगर तीनों का सामंजस्य पैदा किया जाए तो सबकी कहीं ना कहीं सामाजिक क्रांति में ही उनका क्या नाम है मकसद है। मैं जो कहना चाहता हूं सरदार भगत सिंह की जो मेन आइडियोलॉजी है सोशलिज्म है और क्या नाम है एथीज्म है और इंटरनेशनलिज्म है। अंतरराष्ट्रीय रूप से उन्होंने क्या नाम है कॉस्मोपॉलिटन विचारधारा ली है। इवन उन्होंने विश्व प्रेम नाम का एक लेख भी लिखा है, उसमें कहा है कि दुनिया में लोगों को कि भाई सभी लोग जो इकट्ठे हो जाओ और खासकर उन लोगों को जो दबे कुचले मजदूर किसान। इसके लिए उन्होंने मतलब उनको अगर सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ना पड़ा तो फोड़ा और उन्होंने कहा कि मुझे गूंगे बहरों को आवाज सुनानी है क्योंकि लोग ऐसे नहीं सुनते हैं। सेंट्रल असेंबली में 2 बिल पारित होने वाले थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। मतलब इसमें क्या था कि जो मजदूर वर्ग है, किसान है, वो आंदोलन नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा था कि स्ट्राइक जो है इलीगल है, स्ट्राइक को इलीगल घोषित करने के लिए बिल पारित होने वाले थे लेकिन उससे पहले ही सरदार भगत सिंह और बुट के सरदार ने असेंबली में बम फोड़ा। अर्थात बनता है कि वो आदमी पूरा प्रतिशोध में, पूरे प्रतिकार में, पूरे रिटेलिएशन में जो दुनिया में सामने आता है और कहता है, खुद ही नहीं खुद प्रयोग भी करता है और लोगों को कहता भी है। चाहे वो जेल में गया हो, जेल में जाने के बाद भी जब गिरफ्तार हो जाता है तो उन्होंने वहां जाकर के भी जेल के कैदियों के लिए जो मिसबिहेव हो रहा था, टॉयलेट गंदे थे, उसमें कॉकरोच और क्या नाम चूहे आ रहे थे भोजन में और उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा था, उसके खिलाफ न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा था, किताबें नहीं मिल रही थी, उनके खिलाफ उन्होंने जेल में भी आंदोलन किया है। क्योंकि जो आदमी जहां जाता है, जो क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति है, वो जहां भी जाएगा वो पूरी तरीके से आंदोलन करेगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है तब कहीं चमन में दीदावर पैदा होता है। ये सरदार भगत सिंह उन्होंने कहा कि सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा और वहीं ठहरे और गए नहीं। उन्होंने लिखा है, कहा है कि सेंट्रल असेंबली में आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमी तंग है तो तंग ही सही, हम अमन चाहते हैं जंग नहीं, अगर तुम्हें जंग पसंद है तो फिर जंग ही सही। ये सरदार भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में इस तरह का क्या नाम है मैसेज दिया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन जब सरदार भगत सिंह जेल जाते हैं तो जेल जाने के बाद उन्होंने लेनिन को, मार्क्स को और सोशलिस्टों को पढ़ा, दुनिया की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, लोगों के, यूरोप के, ब्रिटेन के, रसिया के, जर्मन के, यूएसए के लोगों के विचारों को पढ़ा, तो उनके विचारों में परिवर्तन होता है। तो उनको लगता है कि नहीं, मैं जिन लोगों से लड़ रहा हूं वो लोग मेरे दुश्मन नहीं है। यहां पर दुश्मन जो है वो इसी व्यवस्था में क्या नाम है, जो लोग मतलब यहां पर अछूतों को अधिकार नहीं दे सकते हैं, उनको क्या अधिकार है को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जाएं और जाकर के वहां पर अपने अधिकार मांगें, जो वो लोग यहां पर अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। 30 करोड़ लोगों में से 8 करोड़ अछूत लोग यहां पर जो है एक कुत्ते बिल्ली पिल्ले की तरह यहां पर जीवन जी रहे हैं। सरदार भगत सिंह ने उनके लिए आवाज उठाई, लोगों ने इसको छुपाया। लेकिन सरदार भगत सिंह के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं कि सरदार भगत सिंह ने ये बात कही है और लिखा है कि उसे फिक्र, वो कहते हैं कि चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत हो, उसके खिलाफ बगावत करनी ही पड़ेगी। उन्होंने लिखा अपने भाई के लिए और पूरी ताकत के साथ लिखा है। उन्होंने कहा उसे ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है कि देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मिलकर मुकाबला करें।
ये सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। इंकलाब कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। इंकलाब माने एक जुल्मत भरी जिंदगी के खिलाफ आवाज, एक आगाज, उन किसानों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उन गरीबों के लिए, उस तबके के लिए, अछूतों के लिए जो जिंदगी नहीं जी रहे थे, वो मतलब कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे थे, उनके लिए एक इंकलाब और परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन जैसी बात के ले आते हैं सरदार भगत सिंह। आज उनका जन्मदिन है और लोग उनको एक बंदूक तक ही सीमित रख रहे हैं। तो मेरा विचार है कि उनको बंदूक तक नहीं, उनके विचारों तक, जो इतनी कम उम्र में इतनी पुस्तकों का अध्ययन करता है, इतने पुस्तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने भरपूर पुरजोर शक्ति के साथ में अपनी परिपक्व, परिष्कृत, परिमार्जित, उत्कृष्ट, टॉप ऑफ द टॉप मोस्ट विचारधारा को उन्होंने लिखा है और कहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, इसीलिए नहीं, मैं इसीलिए क्योंकि ये जानता हूं कि दुनिया में अगर अन्याय है, अत्याचार है, बेवस्था है, चारों तरफ टायरेनी फैली हुई है, इसके पीछे अगर कोई कारण है तो हमारी कमजोरी है। हम लोगों को उठना होगा, हमें जानना होगा, हमें जागरूक करना होगा। इसलिए सरदार भगत सिंह से मेरा ये परिचित है, क्योंकि उनको फांसी इसीलिए दी जा रही थी क्योंकि सरदार भगत सिंह एक टाइम जवानी का क्या नाम है, जवानी में इंकलाब लाना चाह रहे थे और उनको डर था, एक अंग्रेजों को डर था और यहां के उन लोगों को भी डर था जिनका अस्तित्व खतरे में आ रहा था, तथाकथित लोगों का जिनका अस्तित्व खतरे में आ रहा था, उनको भी डर था सरदार भगत सिंह से। इतनी कम उम्र में और एक ऐसा लड़का जो पूरे देश के अंदर फैल रहा है, इधर ब्रिटेन की पार्लियामेंट को क्या नाम है, उनमें क्या नाम है, डर फैलने लगा था, कहीं ऐसा ना हो कि ये देश की जवानी में आग लगा दे। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये थे सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह की मेरा ये मानना है कि सरदार भगत सिंह को पहले पढ़ना होगा। क्रांति का अर्थ ये नहीं होता है, क्रांति का अर्थ होता है कि पुस्तकों से निकल के आती है। ये वैचारिक क्रांति है, ये मारकाट की क्रांति नहीं है, ये बम की क्रांति नहीं है, ये पिस्तौल की क्रांति नहीं है। जो बंदा बम की क्रांति को कहता है, बम और उसका दर्शन पुस्तक उन्होंने क्या नाम लेख लिखा है, उसमें विद्यार्थी और राजनीति लेख लिखा है, उसमें बताया है कि हमें अपने विचारों को कैसे उत्कृष्ट कर सकते हैं, हम अपने हक के लिए, हकूकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकते हैं। और उन्होंने कहा है यहाँ के, और मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस जब ब्रिटेन क्या नाम है जेल में थे, लाहौर में जो क्या नाम है सेंट्रल जेल में बंद कर दिए गए थे, तो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस यहाँ की उस आवाम के लिए किया जिनके लिए उन्होंने पूरी तरीके से उसको क्या नाम है जाना, समझा और किया। सरदार भगत सिंह अपने आप में एक खौफ बनते जा रहे थे उन लोगों के लिए, एक दहशत बनते जा रहे थे लोगों के लिए। जिस आदमी को 24 मार्च क्या नाम है उसके लिए फांसी की सजा के लिए सजा डेट मुकर्रर हुई थी, बावजूद उसके 11 घंटे पहले उसको फांसी दे दी जाती है। मात्र 23 साल का लड़का, कैसी क्या बात है? कोई तो बात थी, क्योंकि उस आदमी का इतना खौफ बन चुका था इस देश के अंदर। उनको 11 घंटे पहले उनकी सतलज नदी के पास में उनकी लाश जला दी जाती है और अर्धजली लाश को ही वहां से उठा करके ले जाते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं और सतलज नदी में फेंक देते हैं, डर के मारे। ये था डर। क्योंकि अगर मेरा प्रश्न यह है कि अगर सरदार भगत सिंह जिंदा रहते, सरदार भगत सिंह को फांसी नहीं होती, तो शायद देश की हालत कुछ और होती। वो आदमी पूरी तरीके से परिष्कृत था, वो आदमी पूरी तरह से सुलझा हुआ था। इतनी कम उम्र में उसने सुलझा लिया, खुद को पूरी तरह से कुर्बान कर दिया देश के लिए। तो सरदार भगत सिंह जी के बारे में इतना मतलब दहशत देश के अंदर फैलती है लोगों के अंदर कि क्या चीज थी। ये सिर्फ सरदार भगत सिंह की ताकत नहीं, बम नहीं, पिस्तौल नहीं, बंदूक नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी वैचारिक क्रांति का कारण था। वैचारिक क्रांति की वजह से लोग उनसे डरने लगे थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने समझौता नहीं किया। उनके पास में समझौते के लिए लोग आए, उन्होंने कहा कि तुम जो है मर्सी अपील दे करके अपनी फांसी सजा को माफ करा सकते हो, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा नहीं, अगर आज मैंने समझौता किया तो कल मैं सरदार भगत सिंह नहीं रहेगा। ये भगत सिंह के विचार थे और भगत सिंह ने अंत तक समझौता नहीं किया। भगत सिंह मतलब उन्होंने लिखा है कि इंकलाब मींस ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, बदलाव उन्हें चाहिए। वो बदलाव किस में चाह रहे हैं? बदलाव वो व्यवस्था में चाह रहे हैं, बदलाव यहां की तंजीम में चाह रहे हैं, बदलाव यहां की सरजमी में चाह रहे हैं, बदलाव यहां के जो 1/4 से ज्यादा हिस्सा जो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहा है उसके लिए चाह रहे हैं। और उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने कहा भी है, अगर मुझे जेल से निजात मिलती है तो मैं निश्चित रूप से जो है तथाकथित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और रामास्वामी पेरियार जैसी विचारधाराओं पर कार्य करूंगा। क्योंकि मुझे आज मालूम चला है कि मैं गोरे अंग्रेजों से लड़ रहा था, जो कि दुश्मन गोरे अंग्रेज नहीं है, यहाँ के काले अंग्रेज हैं जो यही हमारी इसी व्यवस्था में, इस व्यवस्था में जो है पूरी तरीके से क्या नाम है पालती मारे बैठे हैं और इस समाज के लोगों क्या नाम है जो है क्या नाम है हड़प रहे हैं, इनके पूरे अधिकारों को हड़प रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने अधिकार देने से वंचित कर दिया, हजारों साल से इन लोगों को वंचित कर दिया। क्योंकि सरदार भगत सिंह उस नस्ल के हैं, उस कौम के हैं और
उस क्या नाम है पैदाइश के हैं, उस क्या नाम है रवानियत के हैं, जहां पर सरदार भगत सिंह जो है, गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे गुरु अर्जुन देव हो, चाहे क्या नाम है गुरु नानक हो, चाहे और सिख धर्म की परंपरा के जो लोग हैं जिन्होंने बलिदान किया है, सैक्रिफाइस किया है, जिन कौमों ने कुर्बानियां दी हैं वो कौमें जिंदा हैं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मरना सीख लो। मरने का तात्पर्य मृत्यु नहीं, शहादत है, कुर्बानी है, और जो देनी होगी। उन्होंने अपने लेख में लिखा है अछूतों की समस्या, अछूतों का समाधान उसमें लिखा है कि तुमको उठना होगा और तुमको संगठनबद्ध होना होगा और तुमको क्या ना अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, कुर्बानी देनी होगी, और एक बार तो कुर्बानी जाएगी। इसीलिए मेरा भी विचार सरदार भगत सिंह से मैं सहमत हूं और उनके विचारों पर मैं बातें बोलना चाहता हूं कि मित्रों, भाइयों, बहनों, जो इस तबके के जो कमजोर, गरीब, किसान, मजदूर वर्ग के लोग हैं और जिन निम्न कोटि के वर्ग के लोग हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार तो क्रांति करनी पड़ेगी। अगर इसमें जब सरदार भगत सिंह जैसे लोग थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग थे, जब ब्रिटेन के लोग यहां पर राज कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि भाई तुम यहां पर क्या नाम है पावर ट्रांसफर तो कर रहे हो, लेकिन किसको कर रहे हो? यही सवाल था सरदार भगत सिंह का। खुद कहना चाह रहे थे कि जब पावर ट्रांसफर हो रही है तो हो किसको रही है? यहां के बहुत बड़े तबके का तो कोई हिस्सा ही नहीं है, दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर उनके लिए क्या है, क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, अंग्रेजों से सवाल खड़े किए हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने खड़े किए हैं कि अब पावर ऑफ ट्रांसफर किसको कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए जीता जागता उदाहरण था हमारे सामने, अमेरिका की क्रांति। वहां पर जॉर्ज वाशिंगटन के 1776 के आसपास जो है जॉर्ज वाशिंगटन की सानिध्य में अमेरिकी क्रांति होती है और आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। जब दासों से पूछा जाता है कि भाई आप हमारा साथ दो इस आजादी की लड़ाई में, हम आपको हक और अधिकार देंगे। दासों ने कहा, वहां के गुलामों ने कहा, वहां के निग्रो लोगों ने कहा, जो काले लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारे लिए क्यों लड़ें, तो हमें क्या मिलेगा? तो जॉर्ज वाशिंगटन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि हम तुमको आजादी में हिस्सा देंगे। लेकिन क्रांति होती है, आजादी मिलती है और आजादी मिलने के बाद में अंग्रेजों, निग्रों के लिए, काले लोगों के लिए और वहां के क्या नाम है गुलामों के लिए कोई दूर दूर तक आजादी में हिस्सा नहीं होता है। और इस बहम में आने के बाद उन्होंने क्रांति की, गुलामों ने क्रांति की लड़ाई लड़ी, गुलामों ने लड़ाई लड़ी, निग्रों ने लड़ाई लड़ी, काले लोगों ने, उनमें बल था, ताकत थी और उन्होंने आजाद करा लिया अमेरिका को, लेकिन आजादी में कोई हिस्सा नहीं मिला। और फिर से निग्रों ने अपनी आजादी के लिए अमेरिका में अगले लगभग 100 साल लगाए। 1860 के आसपास जो है फिर से उनको, निग्रों को, काले लोगों को आजादी मिलती है। लेकिन अभी निग्रो को आजादी मिलती है जो क्या नाम है अब्राहम लिंकन के सानिध्य में। अब्राहम लिंकन जो वहां के राष्ट्रपति बनते हैं, उनके सानिध्य में निग्रो को आजादी मिलती है। लेकिन अभी भी वहां का एक वर्ग ऐसा था जो महिला वर्ग था, महिला वर्ग को आजादी नहीं मिलती है। और महिला वर्ग को आजादी दिलाने के लिए फिर से लगभग 90 साल 100 साल क्या नाम है आंदोलन चलता है। आंदोलन करने के बाद 1950 के आसपास जो है फिर से महिलाओं को आजादी मिलती है। वही हालत हमारे साथ हुई है कि हमारे साथ क्या हालत हुई है कि हमने आजादी में हिस्सा लिया, आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लड़ाई में लड़े, हम चारों तरफ मरे, चाहे वो चौरी चौरा कांड हो, चाहे संथाल विद्रोह हो, चाहे पावना विद्रोह हो, चाहे नील विद्रोह हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस की रेजिमेंट में क्या नाम है जो कुरिल लोग थे, क्या नाम है वहां के मोहनलाल कुरिल थे जो उसके क्या नाम है सेनापति थे सुभाष चंद्र बोस के, वो लोग हों, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन आजादी में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। हम लोग आज भी यहां पर गुलाम हैं। तो मेरा मतलब है कि हमें यह बात सरदार भगत सिंह को पता थी और यह बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मालूम थी कि आजादी मिलने के बाद, आजाद होने के बाद इन लोगों के पास में कुछ नहीं होने वाला है, इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मेरा मानना है कि हमें फिर से क्रांति करनी होगी और फिर से हमें जमीन जायदाद और धन दौलत पर, आर्थिक स्थिति से, राजनीतिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, सभी में हमको पूरा हाथ आजमाना होगा और सब में, सब बिजनेस में आगे आना होगा और हमें क्या नाम है राजनीतिक हिस्सा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। आज की डेट में मैं ये कहना चाहता हूं कि एक है जमी तो जाति क्या, धर्म क्या, रोशनी जहां भी हो रोशनी का साथ दो, क्या खुदा का वास्ता, क्या बुतों का वास्ता, आदमी के वास्ते सिर्फ आदमी का साथ दो। इंसान परस्ती के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए मेरा सिर्फ उन लोगों से आग्रह है, अनुग्रह है, अनुकंपा है, विनय है, विनती है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि भाइयों हमें इकट्ठा होना होगा और आज सरदार भगत सिंह के ख्वाब का, सरदार भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना होगा जो उन्होंने सोचा होगा। हमें बंदूक की क्रांति नहीं करनी है, हमें विचारों की क्रांति करनी है और जगह घर घर तक, कोने कोने तक हमें ये विचार फैलाने हैं अपने लोगों के साथ में जाकर के, जिससे कि हमें पता चले कि आज की डेट में हमारे पास कोई बिल्डर नहीं है, आज की डेट में हमारे पास कोई बिजनेसमैन नहीं है, आज की डेट में हमारे पास में कोई वाइस चांसलर नहीं है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो चाहे कोई भी हो, आज
आज की डेट में हमारे पास में बॉलीवुड में कोई भाई नहीं है, आज की डेट में हमारे पास कोई क्रिकेट में हमारे कोई भाई नहीं है, चारों तरफ हमारे लोग वहां पर नहीं है। इसमें कुछ खामियां हमारी भी हैं, हमें आगे आना होगा और हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। निग्रो लोगों ने अमेरिका में आज अपने बैंक खड़े कर लिए हैं, हॉलीवुड में अपना हिस्सा ले लिया है, चाहे वो बिल स्मिथ हो, चाहे मॉर्गन हो, चाहे केनो रीव्स हो, चाहे क्या नाम है मॉर्फियस हो, जैसे लोगों ने वहां पर पूरा हिस्सा लिया है, और चाहे डेंजल वाशिंगटन हो, ऐसे लोगों ने जो महान क्रांतिकारी लोग हैं वहां पर, बेचारे क्रांतिकारी लोग हैं, उन लोगों ने आज हिस्सा लिया है। और हमें भी आज यहां पर आकर के बाबा साहब और सरदार भगत सिंह के सपनों का मिलजुल करके क्या नाम है सपना भारत बनाना होगा। सरदार भगत सिंह और बाबा साहब के विचार मिलते थे, ऐसे ही बाबा साहब और सर छोटूराम के विचार मिलते थे। जब साइमन कमीशन आता है तो साइमन कमीशन का सबसे अधिक समर्थन करने वाले बाबा साहब और सर छोटूराम और चौरसिया अजीज लोग ऐसे लोग थे, तो सर छोटूराम ने बाबा साहब का साथ दिया था। ऐसे ही सरदार भगत सिंह को भी पता चला, सरदार भगत सिंह को जब सारा ज्ञान होता है तो उन्हें मालूम चलता है कि नहीं, मैं तो गलत लोगों से लड़ रहा हूं, असली दुश्मन तो यहां पर है, मेरे देश में है। और वही हुआ, वही हुआ। और सरदार भगत सिंह फांसी से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी समझौता नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं ये बहुत बड़ी गलती हुई देश में उन लोगों के द्वारा भी, कि काश उनके लिए क्या नाम है प्रयास किया गया होता तो सरदार भगत सिंह आज जिंदा होते, और सरदार भगत सिंह जिंदा होते तो आज देश का कुछ और ही आलम होता, देश का आज कुछ और ही मंजर होता। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जैसे मैंने सरदार भगत सिंह के लेख पढ़े हैं, चाहे वो मैं नास्तिक क्यों हूं, वो चाहे विद्यार्थी और राजनीति, चाहे क्या नाम अछूत की समस्या, चाहे बम और दर्शन, चाहे कुछ और भी पढ़े हों, उनके बहुत सारे मैगजीन्स में लेख आते हैं, क्रांति में आते हैं, प्रताप में आते हैं, और बहुत सारे मैगजीन्स उनके लेख आते हैं। मैंने उनको पढ़ा है तो मुझे लगा कि सरदार भगत सिंह में और बाबा साहब में बहुत हद तक, बहुत ज्यादा हद तक सिमिलरिटी है, समानता है। इसीलिए मेरा मानना है कि आज सरदार भगत सिंह की जयंती पर मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि मेरे समाज की हालत आज वही है जो सरदार भगत सिंह ने आज से 100 साल पहले बयां कर दी थी। लगभग 100 साल हो चुकी है, 99 साल में जो क्या नाम है आज सरदार भगत सिंह को क्या नाम जाए हुए हो गए, लेकिन हमारे पास में कोई मतलब जो क्या नाम है एक सिनेरियो नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं। तो बस अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाइयों इस सभी लोगों से कि भाई जिंदगी को, इस नरक की जिल्लत भरी जिंदगी को ऐसे मत जियो। मेरा बस मानना यह है कि जियो तो ऐसे जियो कि जीवन चमक उठे, वरना मरो तो ऐसे मरो कि मौत भी महक उठे। घर लगेगा कल कहीं पर अगर सरदार भगत सिंह होंगे तो उन्हें लगेगा हाँ ये मेरे बच्चे और मेरे लोगों को मेरे विचार और मेरे संदेश, मेरा मैसेज पहुंच रहा है उन लोगों के लिए। बस इतना ही कहना चाहता हूं। ये जिंदगी कितनी भी खतरनाक हो, जिंदगी कितनी भी बेरहम हो, कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। बस अंत में 2 शब्दों के द्वारा कहना चाहता हूं कि मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर तेरी ताकत जहां तक है, रियायत की उम्मीद होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहां तक है। सरदार भगत सिंह ये इंकलाब में परिभाषा देते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।